ये मैरिया की लास्ट वीडियो है जब उसने अपनी दोस्त से ये बात कही थी कि आज रात को वो उसके घर पर आने वाली है। वो अपने घर से निकलती है लेकिन कभी भी अपने दोस्त के घर पर वो पहुंची ही नहीं क्योंकि बीच रास्ते से वो गायब हो चुकी थी। बाद में उसकी बॉडी एक अबेंडेंट घर से मिलती है जहां पर कि उसके हाथों और पैरों को पीछे की तरफ काफी ज्यादा टाइट बांधा गया था। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था, बस उसका जो मफलर था वो उसके ऊपर पड़ा हुआ था। और उससे भी ज्यादा बुरी बात ये थी कि इस टाइम मारिया अपनी जान गंवा चुके थे। पुलिस ऑफिसर्स अगले काफी दिनों तक इस केस के ऊपर कार्यवाही करते रहते हैं और तब जाकर काफी सारे और भी खुलासे इस केस में होते हैं। और इन्हीं सब चीजों के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने भी वाला हूं कि आखिरकार ये सब मारिया के साथ किस तरीके से हो गया और क्या इस कांड को करने वाला कभी पकड़ा भी गया। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन यकीन मानिए ये सारी की सारी डिटेल निकालने में, एक्चुअल फुटेज निकालने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो सब कुछ मैंने कर लिया है और अब बारी है आप लोगों की, यानी कि मेरा मतलब है लाइक करने की। तो आप लोग भी अपना काम जल्दी से कर दीजिए और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी की आखिरकार मारिया के साथ हुआ क्या था। टाइम था 8 नवंबर 2014 का और जगह थी रसिया, जब मारिया नाम की एक लड़की इस टाइम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया करती थी। अभी वो सिर्फ 19 साल की थी। तो 8 नवंबर की रात को उसने ये प्लान बनाया कि क्यों न वो एक रात नाइट आउट करने के लिए अपनी दोस्त इरीना के घर पर जाए। ये सारी ही बातें इन लोगों ने जब ये यूनिवर्सिटी में थी उसी टाइम फाइनल कर ली थी कि आज की रात वो उसके घर पर बिताने के लिए आने वाली है। और इरीना भी इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। और जैसे ही रात का टाइम होने लगता है तो इरीना तो अपना घर का सारा काम निपटा लेने के बाद यही बात सोच रही थी कि उसकी दोस्त कब तक उसके घर पर आ पहुंचेगी। और जैसे ही 8 बजे का टाइम होता है तो मैरिया ने इरिना के पास कॉल करके ये बात कही कि वो बहुत जल्द उसके घर पर आने वाली है। अभी उसे थोड़ा बहुत और काम निपटाना है। जैसे ही उसका वो काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो उसके घर पर आएगी। दूसरी तरफ इरिना को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी। वो दोबारा से जो कुछ भी उसका यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट वगैरह बचा हुआ था वो उसी में लग जाती है। और जैसे ही टाइम रात के 10:20 का होता है तो मारिया इरिना के पास कॉल कर देती है। उसने ये बात कही कि वो इस टाइम मिनीना स्ट्रीट पर है और वो लगभग उसके घर पर 40-45 मिनट में पहुंच जाएगी। वो इस टाइम उसके घर पर पैदल ही आ रही है क्योंकि बीच रास्ते में ही उसे उसका बॉयफ्रेंड मिल गया था। तो ये दोनों के दोनों आपस में कुछ एक टाइम बिताना चाहते थे। तो ये लोग कैब नहीं करते, जबकि पैदल पैदल एक दूसरे के साथ टाइम बिताते बिताते बातें करते करते उसी तरफ आने लगते हैं। क्योंकि मैरिया के बॉयफ्रेंड का घर बीच रास्ते में ही पड़ने वाला था तो उसका बॉयफ्रेंड अपने घर पर चला जाएगा और मैरिया अपनी दोस्त के पास आ जाएगी। इस चीज में इरियन को कोई दिक्कत नहीं थी और वो लगभग अगले 40 से 45 मिनट तक यूं ही वेट करती रहती है। लेकिन जैसे ही 45 मिनट इन सारी ही बातों को बीतते हैं तो अब इरियन इसी बात का इंतजार कर रही थी कि उसकी दोस्त हो ना हो दरवाजे पर पहुंचने ही वाली है। तो अब वो इसी चीज की वेट कर रही थी कि जैसे ही उसकी दोस्त आएगी वो जाकर दरवाजा खोल देगी। लेकिन उसी टाइम मैरियाना का इरियना के पास टेक्स्ट मैसेज आता है कि वो वेलेंसगो स्ट्रीट पर आ चुकी है और उसे उसके घर पर आने में लगभग अभी भी 10-15 मिनट का टाइम लग जाएगा। और वो चिंता बिल्कुल भी ना करे, बहुत जल्द वो उसके पास पहुंचने वाली है। दूसरी तरफ इरियना तो अपनी दोस्त की अभी तक वेट ही कर रही थी कि पता नहीं ये कहां पर घूमते फिरते इसके पास आ रही है। अभी तक तो इसे घर पर आ जाना चाहिए था। लेकिन वो इसी बात को सोचती है कि अगर उसकी दोस्त का इस टाइम मैसेज आ ही चुका है तो उसे ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ उसके दिमाग में ये बात भी आ रही थी कि हो सकता है अगर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर आ रही है तो बीच रास्ते में वो लोग एंजॉय करने के लिए कहीं पर स्ट्रीट फूड खाने लग गए होंगे या फिर कुछ ना कुछ और अपना ज्यादातर टाइम बिताने के लिए वो कहीं पर बीच में बैठ गए होंगे। तो इरिना इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और वो दोबारा से अपना घर का जो नॉर्मली काम कर रही थी उसी में लग जाती है। लेकिन अब 10 या 15 मिनट नहीं जबकि 20 मिनट बीत चुके थे लेकिन अभी तक उसकी दोस्त वहां पर नहीं आई थी। तो आखिर में इरिना थक हार कर खुद ही अपनी दोस्त के पास कॉल कर देती है। लेकिन जैसे ही मरियना ने फोन उठाया तो उसने काफी ज्यादा हड़बड़ी में ये बात कह दी कि अभी वो उसके साथ बातें नहीं कर सकती, वो कुछ ही देर बाद उसके पास दोबारा से फोन करने वाली है। ये बात बोलकर वो तुरंत फोन काट देती है। इस बात को लेकर इरिना काफी ज्यादा घबरा जाती है कि आखिरकार उसकी दोस्त को हुआ तो हुआ क्या। वो तो अपने दोस्त के साथ यहाँ पर बड़े ही आराम से आ रही थी। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर वो काफी ज्यादा परेशान अब होने लगती है और इस फोन करने
करने के लगभग 2-4 मिनट बाद ही, क्योंकि इस टाइम इरिना काफी ज्यादा घबरा चुकी थी कि पता नहीं हो सकता है उसकी दोस्त किसी न किसी प्रॉब्लम में हो और वो अगर इसके घर के आसपास हुई तो वो उसकी मदद के लिए चली जाएगी। ये बात सोचकर वो दोबारा से उसके पास कॉल करती है, लेकिन मैरिया ने जैसे ही दोबारा फोन उठाया तो वो इस टाइम हद से ज्यादा घबराई हुई थी और उसने ये बात बोलकर कि वो उसके घर पर नहीं आ रही है, ये बात बोलकर फोन काट दिया। इस टाइम इरिना काफी ज्यादा घबरा जाती है कि क्या उसकी दोस्त ठीक ठाक है। वो उसके साथ अच्छे से बातें तक नहीं कर रही है और इन्हीं सारी चीजों से परेशान होकर वो दोबारा से उसके पास फोन करने लगती है, लेकिन अब तो लगातार मैरियाना का फोन बंद आ रहा था। तो वो अगले लगभग 1-1.5 घंटे तक यूं ही उसके पास फोन करने की ट्राई करती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। उसकी पूरी की पूरी रात इसी तरीके से अपनी दोस्त की वेट करते करते, उसके पास फोन करते करते यूं ही गुजर जाती है और जैसे ही अगली सुबह होती है तो इस टाइम इरियाना काफी ज्यादा घबराई हुई तो थी ही, तो वो सीधा का सीधा उसके घर पर जा पहुंचती है जहां पर कि इस टाइम मैरियाना रहा करती थी। और वहां पर पहुंचने के बाद उसे ये बात पता चलती है कि वो तो रात को ही यहाँ से निकल कर चली गई थी और अभी तक वो वापस लौट कर नहीं आई थी। तो इरियाना इस चीज को काफी अच्छे से समझ सकती थी कि ये लड़की कहाँ कहाँ पर जा सकती है। उन सारी ही जगहों पर जा लेने के बाद, उसके बारे में सारी ही तहकीकात कर लेने के बाद जब उसे लगने लगता है कि मैरिया तो अब पूरे तरीके से गायब हो चुकी है, कोई अंदाजा नहीं कि वो कहाँ पर गई होगी, वो सीधा का सीधा पुलिस स्टेशन जा पहुंचती है और 9 नवंबर की सुबह ही वो जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर देती है। उसने पुलिस ऑफिसर्स को एक एक चीजें डिटेल से बताई कि उसकी दोस्त रात के टाइम कुछ इस तरीके से उसके पास आ रही थी। पहले तो उसने ये बात कही कि वो लगभग 40-45 मिनट में उसके घर पर पहुंच जाएगी, लेकिन उसके बाद उसका दोबारा से उसके पास मैसेज आता है कि उसे आने में लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाएगा। वो तब भी वेट करती है, लेकिन 15-20 मिनट तक वेट कर लेने के बाद भी जब वो वहां पर नहीं पहुंचती तो उसी ने उसके पास कॉल किया और उसके बाद जो कुछ भी घटना घटी वो सारी की सारी चीजें डिटेल से पुलिस ऑफिसर्स को बताना शुरू कर देती है। पुलिस इस केस को काफी ज्यादा सीरियसली लेती है और उसके बाद मैरिया को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस ने वो जहां जहां पर भी जा सकती थी, उसके जितने भी दोस्त थे, यूनिवर्सिटी में उसके यार रिश्तेदार थे, उन सभी से जाकर पूछताछ कर ली थी। लेकिन पुलिस को मैरिया के बारे में कुछ भी जब पता नहीं चला तो हार थक कर पुलिस ने वहां पर उसके पूरे के पूरे एरिया में ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया कि वो लड़की इस टाइम पूरे तरीके से गायब हो चुकी है। जरूर किसी न किसी ने उसे किडनैप कर लिया होगा और पुलिस पूरा का पूरा दिन 9 तारीख की उसे ढूंढती रहती है। धीरे धीरे कर उसे ढूंढने वाले वॉलेंटियर्स की संख्या बढ़कर 77 हो जाती है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं रहता। जैसे ही 10 तारीख का टाइम आया तो पुलिस दोबारा से सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है और जैसे ही 10 तारीख का शाम का टाइम आया वो सारे ही वॉलेंटियर एक ऐसे घर में जा पहुंचते हैं जो कि अब पूरे तरीके से अबेंडेंट पड़ा हुआ था। और जैसे ही वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन कुछ एक वॉलेंटियर वहां पर जो बेसमेंट बनाया गया था उस घर के नीचे वहां पर जा पहुंचते हैं और वहां का मंजर देखकर उन लोगों को भी विश्वास नहीं होता कि ये सारा का सारा कांड जैसा कि इस लड़की के साथ यहाँ पर किया गया है ये किसी इंसान ने किया होगा, क्योंकि पहली नजर में ही देखने पर यह बात बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी कि मैरिया को इस टाइम काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से यहाँ पर बांधने की कोशिश की गई है। उसके दोनों के दोनों हाथों को पीछे की तरफ बांध दिया गया था, उसके दोनों ही पैरों को बांध दिया गया था और इसके अलावा जिससे कि वो अच्छे से अपने आप को कंफर्टेबल महसूस ना कर पाए, उसके हाथों और पैरों को आपस में बांध लेने के बाद उन्हें भी आपस में बांध दिया जाता है। इस टाइम मैरिया के शरीर पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वहां पर उसका एक स्कार्फ पड़ा हुआ था। तो पुलिस जल्द से जल्द उसके पास जा पहुंचती है, उसे चेक करने की कोशिश करती है कि हो सकता है इसका शोषण करने के लिए यहाँ पर इसे किडनैप करके रखा गया होगा। लेकिन पुलिस की तहकीकात में ये बात पता चलती है कि इस टाइम मैरिया अपनी जान गंवा चुकी है। कि बॉडी को पुलिस ऑफिसर्स अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात पता चलती है कि इसने तो अपनी जान दम घुटने के कारण गंवाई है। पुलिस अब इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी खास चीज ऐसी पुलिस के हाथ नहीं लगी जिससे कि पुलिस ऑफिसर्स इस बात का अंदाजा लगा पाए कि आखिरी टाइम में मैरिया के साथ हुआ क्या था। तो पुलिस अब इस मामले को यूं ही रफा दफा करने की कोशिश करती है, जिसके तौर पर पुलिस ने ये कहानी गढ़ दी कि इसका जरूर कहीं ना कहीं पर एक्सीडेंट हो गया होगा और उस गाड़ी वाले ड्राइवर ने अपने आप को बचाने के लिए जब ये अपनी जान गंवा ही चुकी थी तो इसे पूरी तरीके से बांध लेने के बाद यहाँ
यहाँ पर लाकर इस बेसमेंट में छोड़ दिया होगा ताकि बाद में कोई भी उसके ऊपर शक ना कर पाए। लेकिन उसके बाद तो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सड़कों पर आकर धरना करना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार पुलिस ऑफिसर्स किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर कर रहे हैं। अगर किसी ने इसका एक्सीडेंट कर दिया होगा तो वो इसके सारे ही कपड़े क्यों उतारने लगा, एक्सीडेंट में अगर इसने अपनी जान गंवा दी तो उसके बाद कोई इसका रेप क्यों करने लगा। ये सारे के सारे सवाल इस टाइम लगातार पुलिस के सामने रखे जा रहे थे और पुलिस के ऊपर और ज्यादा जब दबाव बढ़ता है तो पुलिस इस केस को थोड़ा सीरियस ले लेते हैं। और उसके बाद मैरिया जिस रास्ते से अपनी दोस्त के घर पर जा रही थी उन सारे ही रास्तों को देखा जाता है। वहां पर जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे जब उन्हें चेक किया जाता है तो ये बात पता चलती है कि यहाँ पर एक दो कैमरे ऐसे मौजूद हैं जिसमें कि आखिरी टाइम में मैरिया को कैप्चर किया गया था। लेकिन जो सबसे अजीब घटना इन कैमरों की वीडियो में घट रही है वो ये है कि मैरियाना यहाँ पर दूसरी तरफ जा रही है, यानी कि उसकी दोस्त का घर दूसरी तरफ है लेकिन वो उसी तरफ से वापस जा रही है। पहली नजर में ही इसे देखने पर ये बात काफी अच्छे से समझ में आ रही है कि ये इस टाइम काफी ज्यादा हड़बड़ाहट में है, अपने आप को बचाते हुए किसी चीज से ये एक तरफ भागती जा रही है। और इस घटना के तकरीबन 30 सेकंड बाद ही ये चीज उसी कैमरे में देखी जा सकती है कि कोई बंदा उतनी ही स्पीड से मैरिया का पीछा कर रहा है। मैरिया शायद अपने आप को इसी बंदे से बचाने की कोशिश कर रही थी। तो पुलिस अब उसी व्यक्ति के बारे में तहकीकात करनी शुरू कर देती है। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी पता चलती है कि जहां पर ये कैमरा लगा हुआ था और जहां पर लास्ट टाइम में मैरिया ने अपनी जान गंवा दी थी, उसकी बॉडी मिली थी, ये क्राइम सीन इस जगह से लगभग 300 मीटर दूर है। तो अब पुलिस इसी बंदे को ढूंढना शुरू कर देती है और काफी सारे लोग ऐसे सामने आने लगते हैं जिनका कि ये कहना था कि हाँ जनाब, हमें ये बात लगती है कि ये बंदा हमारे जो पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति है उससे हूबहू मिल रहा है, क्योंकि उस टाइम पुलिस ने ये फुटेज बिल्कुल पब्लिकली कर दी थी कि इस बंदे ने एक लड़की का कत्ल कर दिया है और आप लोग जितना जल्दी हो सके इसको आइडेंटिफाई करके इसका पता हम लोगों को बता दीजिए ताकि इस मुलजिम को जल्द से जल्द सजा दी जा सके। तो काफी सारे लोगों के जब पुलिस के पास फोन जाने लगते हैं तो पुलिस ऑफिसर्स विटाली कोजियाटकिन नाम के एक व्यक्ति के पास जा पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। और जब इसकी पुरानी हिस्ट्री देखी जा सकती है कि हाँ भाई तूने आखिरकार अपनी जिंदगी में क्या कुछ पापड़ बेल रखे हैं, तब पुलिस को पता चलता है कि इस व्यक्ति का काफी ज्यादा लंबा चौड़ा इतिहास रह चुका है। एक टाइम ऐसा था जब इसने एक लड़की के ऊपर हमला कर दिया था। वो लड़की ज्यादा बड़ी नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ 8 साल की थी और एक तेज धारदार हथियार से इसने जाकर उसके ऊपर हमला कर दिया। इसने सीधा का सीधा उसके दिल पर वार किया था। के दिल पर काफी ज्यादा गहरी चोट भी आती है, लेकिन अच्छी किस्मत के चलते उस लड़की की जान बच जाती है। और जब इसके ऊपर केस चलने लगता है तो इसे लगभग 1 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन ज्यादा दिनों तक ये जेल में नहीं रहा। जैसे ही ये जेल से वापस लौटकर बाहर आता है तो ये अपने पुराने काम धंधे दोबारा से शुरू कर देता है। और इसकी एक काफी लंबी हिस्ट्री रह चुकी थी कि ये महिलाओं के ऊपर अटैक करता रहा करता था। तो अब पक्का पुलिस को कंफर्म हो चुका था कि इसी बंदे ने वो कांड रचा होगा। और जो सबसे अच्छी बात इस केस में रही वो ये थी कि मैरिया की जहां पर बॉडी मिली थी वहां से कुछ एक सैंपल डीएनए के भी पुलिस को मिल चुके थे। तो पुलिस अब इस व्यक्ति के डीएनए के साथ वो वाले डीएनए मैच करने की कोशिश करती है ताकि अच्छे से ये बात कंफर्म की जा सके कि इसी व्यक्ति ने उसकी जान ली है। और इस केस में जो पुलिस ऑफिसर्स का सबसे ज्यादा ध्यान अपनी ओर खींच रही थी वो ये रिपोर्ट थी कि ये बंदा उसी जगह पर रहा करता था जहां पर कि आखिरी टाइम में मैरिया की बॉडी मिली थी। तो पुलिस तो अब अपनी तरफ से पूरे तरीके से कंफर्म थी कि बस रिपोर्ट आने की देरी है, उसके बाद इस बंदे के ऊपर केस चलना शुरू हो जाएगा और एक केस पूरे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बहुत जल्द डीएनए की रिपोर्ट भी आ जाती है, लेकिन उस रिपोर्ट ने सभी लोगों को शॉक्ड रख दिया क्योंकि विटाली के साथ वो डीएनए मिलता ही नहीं है, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि मैरिया का कत्ल विटाली ने नहीं किया था। अब पुलिस के हाथ में उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, जिसके चलते पुलिस को आखिर में उसे रिहा करना पड़ जाता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कर काफी सारे लोग अपनी अपनी थ्योरी सामने रखना शुरू कर देते हैं कि ये बंदा है असल में कातिल यही मिलेगा और इसने अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि ये पुराना पापी रह चुका है, अपना डीएनए वहां पर छोड़ने की बजाय किसी और का डीएनए छोड़ दिया होगा, क्योंकि ये बंदा इन सारी ही चीजों में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है और आखिर में ये अपने आप को बचा भी लेता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति मौजूद नहीं था जिसके ऊपर की जाकर पुलिस शक कर पाए कि इसी
बंदे ने मैरिया का कत्ल किया होगा, जिसके चलते अगर सही तौर पर देखा जाए आज भी ये केस यूं का यूं अनसॉल्व पड़ा हुआ है। वैसे दोस्तों आप लोग इस पूरी की पूरी कहानी को जान चुके हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि इस केस में असल में हुआ क्या होगा? अगर सच पूछे तो मुझे तो यही बात लगती है कि जरूर आखिरी टाइम में पुलिस के द्वारा जो वो बंदा पकड़ा गया था उसी ने ये कत्ल किया होगा। और काफी ज्यादा जैसा कि इसका लंबा चौड़ा इतिहास रह चुका था, तो इस टाइम तक उसने अपने आप को बचाने के सारे तरीके सीख लिए होंगे और यही कारण था कि उसने इस कांड को अंजाम दे लेने के बाद भी पूरे तरीके से अपने आप को बचा लिया। आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा आप लोग डिटेल से भी बता सकते हैं कि आखिरी टाइम में मैरिया के साथ क्या कुछ हुआ होगा। आखिरकार उसने अपनी दोस्त का फोन नहीं उठाया, अगर उसी टाइम वो फोन उठाकर अपनी दोस्त को सारी ही चीजें डिटेल से बता देती कि उसे इस तरीके से खतरा यहाँ पर महसूस हो रहा है और वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही, तो कम से कम उसकी दोस्त कोई ना कोई तो कदम उसकी सेफ्टी के लिए उठा ही सकती थी। और ऐसा भी अगर वो नहीं करती है तो एक बार पुलिस के पास फोन करके उस पीछा करने वाले व्यक्ति को बता सकती थी कि उसने पुलिस के पास फोन कर दिया है, अगर उसके कुछ भी होता है तो अब उसे ही पकड़ा जाएगा। तो हो सकता है वो बंदा उसका पीछा करना छोड़ देता और कुछ इस तरीके से उस 19 साल की लड़की की जान बच जाती। लेकिन उसने इनमें से कुछ भी नहीं किया, उसने तो अपनी दोस्त का फोन तक काट दिया और उसे यही बात कही कि वो वापस अपने घर पर जा रही है, वो उसके साथ बात नहीं कर सकती, बहुत जल्द वो उसके पास कॉल करने वाली है। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट स्माइलिंग ब्रेव को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।